सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एट वन शॉट यूजी क्लासेस। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इसके सब यूनिट वाइज मैंने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो निकाले हैं। आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना, एंड तक देखना, कोई भी टॉपिक स्किप मत करना। सारे टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी बात ये कि जब आप पीडीएफ मांगते हो, पीडीएफ का मैसेज करते हो, तो मुझे एटलीस्ट कम से कम 10 से 20 मिनट का वेट किया करो कि आपको एक्सेस, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेस होगी। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एंड दूसरी बात ये कि टेलीग्राम मेरा अभी तक नहीं चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ऑन हुआ है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, लेकिन टेलीग्राम पे जो मैसेज आते हैं मुझे सिर्फ दिखते हैं, लेकिन मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, और ना ही वो चैट्स में शो हो पाते हैं ग्रुप के अंदर। जिसको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, नोट्स के लिए, वीडियो के लिए, कुछ और, तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ ले। क्योंकि तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो यूनिट 1 है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, जिसका टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारे पास पहला टॉपिक है, यूनिट 1 का पहला टॉपिक। इसमें आज हम समझेंगे इसकी मीनिंग क्या होती है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस, रोल एंड इंपॉर्टेंस इन डिटेल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, या HRM भी इसको हम कह सकते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सही इंप्लॉय को एक्वायर करती है, उन्हें डेवलप करती है, देन उन्हें मोटिवेट करती है और मेंटेन करती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को क्या है सक्सेसफुली अचीव कर सके। इजी लैंग्वेज में समझेंगे। देखो, एक्वायर, यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे एक्वायर, इसका मतलब होता क्या है। एक्वायर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट एम्प्लॉयज को हायर करना। मतलब जो कंपनी है, जिस टाइप के एम्प्लॉय की ज़रूरत है, उसे उस तरीके के एम्प्लॉय वहाँ पे सिलेक्ट करना। जैसे रिटेल स्टोर है, वहाँ के सेल एग्जीक्यूटिव चाहिए, वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है, तो HR एडवर्टीजमेंट निकालेगी, इंटरव्यू लेगी, और जो भी बेस्ट कैंडिडेट है उसको हाई कर लेगी। तो ये क्या कहलाएगा, एक्वायरिंग कहलाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे डेवलपिंग की। तो डेवलपिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय की स्किल्स और नॉलेज को इंप्रूव करना। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना काफ़ी नहीं होता, उनको ट्रेन भी करना पड़ता है। जैसे मान लो नए एम्प्लॉय है, उनको सिखाया जाएगा कस्टमर की से कैसे पोलाइटली बात करनी है, कैसे बिलिंग मशीन का यूज़ करना है, प्रोडक्ट्स की कैसे इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। फिर बात करते हैं मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन का मतलब है एम्प्लॉय को अच्छा काम करने के लिए इनकरेज करना। ये सैलरी, या तो सैलरी, बोनस, प्रमोशन, एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड्स के थ्रू ये सब किया जाता है। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय ने सबसे ज़्यादा सेल्स की है, तो HR उसको क्या करेगा, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी दे सकता है। अगर एम्प्लॉय जो है वो और मोटिवेट होगा, वो और अच्छा काम करेगा। अब समझते हैं मेंटेनिंग से क्या मतलब है यहाँ पे। तो मेंटेनिंग का मतलब है कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टाइम तक हैप्पीली काम करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट करना। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉय को सेफ इन्वायरमेंट दे रही है, सैलरी दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है और रिस्पेक्ट दे रही है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो क्या है, कंपनी को छोड़कर ना जाए। अब समझते हैं यहाँ पे कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। यानी कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स का मतलब है स्किल्ड, नॉलेजेबल और एफिशिएंट एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ऐसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो अपने काम को प्रॉपर्ली सही तरीके से कर सकें। ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करें तो इसके अंदर सारे वो पर्पस होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के होते हैं, जैसे सेल्स को बढ़ाना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, जो है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में HR का मेन काम होता है लोगों को एफिशिएंटली मैनेज करना, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या मिल सके, बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अब बात करते हैं इसकी नेचर की, नेचर ऑफ HRM। तो HRM की जो नेचर है यहाँ पे, पहला क्या ओरिएंटेड होता है। यानी इसका मतलब है HRM का जो फोकस है वो मशीन या प्रोडक्ट्स पर नहीं होता, बल्कि जो एम्प्लॉयज़ है उन पर होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही जो है ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होता है। तो दूसरा है यहाँ पे, इट इज़ गोल ओरिएंटेड। यानी HRM का हर काम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए होता है, चाहे हायरिंग हो, ट्रेनिंग हो, या फिर सबका जो पूरा पर्पस है वो क्या है, कंपनी की सक्सेस का होता है यहाँ पे। फिर बात करते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस की। तो HRM एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ को हायर करने तक लिमिटेड नहीं होता, जो ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन तक का एक पूरा क्या होता है, एक रोल होता है। अब कहते हैं फोर्थ, परवेसिव की। तो परवेसिव का मतलब होता है कि HRM ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट और लेवल पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, चाहे मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो या फिर वर्कर हो, सबके साथ HR का क्या होता है, कनेक्शन होता है। अब HRM में क्या होता है, ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस की जाती है, ट्रेनिंग, लर्निंग, इसके थ्रू क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को बेटर बनाया जाता है। देन सिक्स्थ यहाँ पे बोथ आर्ट एंड साइंस। यानी HRM आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग, पॉलिसीज़ और टेक्निक्स का यूज़ होता है, और आर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हैंडल करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अब सेवंथ यहाँ पे इंश्योर कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो HRM जो है एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या करते हैं, जो भी टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन उसको मेंटेन करते हैं, ताकि सब मिलकर क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। अब समझते हैं यहाँ पे HRM के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल्स है उसको अचीव करना, जैसे सेल्स इंक्रीज हो सकती है, प्रॉफिट को बढ़ाना, या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट को बनाना और अच्छे ह्यूमन रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना। ठीक है, जिससे कि क्या हो, ऑफिस में हेल्थी एटमॉस्फेयर है। फिर बात करते हैं यहाँ पे फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है, यानी हर एम्प्लॉय की जो स्किल है वो क्या करे, अपनी बेस्ट दे अपनी स्किल्स का यहाँ पे। फिर आते हैं यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ हो, सेटिस्फैक्शन इंश्योर हो। ठीक है, उसका सेटिस्फैक्शन भी इंश्योर हो, जैसे प्रमोशन मिल गया उसको, या फिर उसको करियर ग्रोथ प्रोवाइड की गई।
फिर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स की, तो एम्प्लॉइज़ की जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, एबिलिटीज़ है, उसको इसमें इंप्रूव किया जाता है ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, अब बात करें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव, एफिशिएंट और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव बनाना पड़ता है ताकि जो कंपनी है वो मार्केट में क्या हो सके, सक्सेसफुल रह सके। अब यहाँ से हम समझते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो देखो इसके फंक्शंस को समझते हैं। यहाँ पे पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी सबसे पहले एचआर जो होता है सुटेबल कैंडिडेट्स को रिक्रूट करता है और इंटरव्यू के टाइम पर जो है बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट करता है। जैसे रिटेल स्टोर के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड कैशियर को यहाँ पे हायर कर लिया। फिर बात करते हैं सेकंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो एम्प्लॉय जो होता है वो ट्रेनिंग दी, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ को जो है ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी नॉलेज और जो स्किल्स है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सके। जैसे कस्टमर हैंडलिंग और बिलिंग जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्या देना, ट्रेनिंग देना किसी न्यू एम्प्लॉय को। देन थर्ड यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी हर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है और उसमें जो भी इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत होती है उसको प्लान किया जाता है। जैसे मंथली सेल्स रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि जो एम्प्लॉय है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, फिर उसको जज किया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है। फिर उसके बाद आता है कंपनसेशन मैनेजमेंट, यानी एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको फेयर सैलरी, वेजेस और इंसेंटिव्स देना पड़ता है इसमें ताकि जो उन्हें क्या है मोटिवेशन मिलती रहे। देन एम्प्लॉय रिलेशंस, तो यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कंप्लेंट्स जो भी एम्प्लॉय के जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको जो है यहाँ पे सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सिक्स यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी, तो एम्प्लॉय की जो फिजिकल और मेंटल सेफ्टी है उसको भी ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, सेफ वर्किंग एनवायरमेंट जो है प्रोवाइड करवाना क्या है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। देन सेवंथ है यहाँ पे सेपरेशन और एग्जिट मैनेजमेंट, यानी जब एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ता है तो एचआर उसकी एग्जिट प्रोसेस को स्मूथली कंप्लीट करता है, जैसे डॉक्यूमेंट, फाइनल पेमेंट और जो भी फॉर्मेलिटीज होते हैं सबको कंप्लीट करता है। फिर बात करते हैं रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस है और क्या यहाँ पे रोल होता है किसका, एचआर का मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में। तो रिटेल बिजनेस कंप्लीटली एम्प्लॉयज़ पर क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे तो कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेंगे, इसलिए एचआरएम का जो रोल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है राइट पीपल को हायर करना, यानी जो एचआर है वो सुटेबल एम्प्लॉयज़ को हायर करता है ताकि जो कस्टमर है उनको सर्विस अच्छी मिल सके और सेल्स जो है वो भी इंप्रूव हो सके। देन फिर बात करते हैं मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन की, तो एचआर एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, मोटिवेट करता है जिससे क्या हो कि उनमें लॉयल्टी बढ़े और सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो यहाँ पे। फिर बात करते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर कम करना। ठीक है, फिर एम्प्लॉय टर्नओवर कम करना, यानी फिर आता है कि एम्प्लॉइज़ का जो है टर्नओवर वो कम करना। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे तो कंपनी छोड़कर वो कम जाएंगे और इससे क्या होगा, जो कंपनी के अंदर एब्सेंटिज्म है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, यानी तो ट्रेनिंग और जो मोटिवेशन है उसकी वजह से एम्प्लॉइज़ को बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस दी जाती है ताकि जो प्रोडक्टिविटी और जो सर्विस क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सके। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, जो मतलब एचआर जो है वो क्या करता है, टीम वर्क और जो डिसिप्लिन है उसे मेंटेन करके रखता है, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेबर लॉज फॉलो करना, ठीक है, यानी हर जो भी एचआर है उसे इंश्योर करना पड़ता है कि कंपनी जो है वो लेबर लॉज और लीगल जो भी रूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो करती है या नहीं करती। एंड बिजनेस ग्रोथ, तो आखिर में एचआर ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है और बिजनेस ग्रोथ में क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था आपका कंप्लीट आपका पहला टॉपिक। यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पे कवर कर चुकी हूँ। आप चलते हैं अपने यूनिट 2 पे। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका यूनिट 2 जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। तो अब हम समझेंगे कि जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिज़ाइन क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और मेथड क्या होते हैं और इनके बीच में किस तरीके से डिफरेंस होता है, ठीक है। ये टॉपिक जो है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस का बहुत ही बेस माना जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि जॉब एनालिसिस होता क्या है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो जॉब एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें किसी भी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसे क्या किया जाता है, प्रॉपर्ली तरीके से उसको फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर किसी कंपनी को किसी पोस्ट के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करना है तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, उसको पता होना चाहिए कि उस एम्प्लॉय को एक्जैक्टली क्या काम करना होगा, उसके लिए कौन से स्किल्स चाहिए, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, या जो सारी इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करने की प्रोसेस जो होती है वो कौन सी होती है, जॉब एनालिसिस होती है, ठीक है। कि पहले जॉब को समझो, उसके बाद क्या है एम्प्लॉय को हायर करो, इसीलिए जॉब एनालिसिस को रिक्रूटमेंट की फाउंडेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ से हम समझते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके, जिसमें पहला है जॉब ड्यूटीज़। तो जॉब ड्यूटीज़ का मतलब है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जॉब में कौन कौन से टास्क जो है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है तो उसकी ड्यूटी क्या होगी, जो भी एम्प्लॉय के कस्टमर से उसे बात करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ऑर्डर लेना, सेल्स की टारगेट को अचीव करना जो भी है, और ये सब क्या होंगी, उसकी ड्यूटीज़ होंगी। फिर बात करते हैं जॉब कॉन्टेक्स्ट की। तो एम्प्लॉयज़ को किस इन्वायरमेंट में काम करे, जो एम्प्लॉयमेंट है किस इन्वायरमेंट में काम करेगा, वर्किंग कंडीशन कैसी होगी, ऑफिस जो होगा या रिटेल स्टोर होगा, ठीक है, डे शिफ्ट होगी या नाइट शिफ्ट, कस्टमर के साथ उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सब जो कॉन्टेक्स्ट, ये सब क्या है, जॉब कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। अब तो इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय के पास क्या नॉलेज है, स्किल्स हैं, एबिलिटी है, ये सब चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। जैसे मान लो रिटेल स्टोर पे सेल एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे ज़रूरत है तो गुड कम्युनिकेशन आनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग उसके पास स्किल होनी चाहिए और प्रोडक्ट की नॉलेज जो है वो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब क्या है, जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस की। तो इसमें सबसे पहले आता है इंटरव्यू, यानी सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाएगा। एचआर जो है एम्प्लॉय या फिर जो मैनेजर वो डायरेक्टली क्या करता है, बात करता है जॉब के बारे में, जो भी कैंडिडेट होता है उससे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है।
ठीक है। फिर क्वेश्चनरीज यानी इस मेथड में एम्प्लॉय को क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं, जिनका आंसर देकर वो क्या करता है अपने जॉब के बारे में मेंशन इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। जो की बात होती है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन मेथड एचआर एम्प्लॉय को काम करते हुए डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है और उस बेसिस पर क्या करता है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। देन फिर आते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय डायरीज, तो इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे एम्प्लॉय अपने डेली टास्क और एक्टिविटीज़ को जो है डायरी में लिखता है, बाद में एचआर उस डायरी को क्या करता है एनालाइज करता है। देन फिर बात करते हैं यहाँ पे क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक की, तो इस मेथड में एम्प्लॉय को एक बहुत अच्छे या बहुत बुरे परफॉर्मेंस वाले इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, उसका कि कौन सा परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा था और कौन सा परफॉर्मेंस उसका बहुत ज़्यादा बेकार था, तो और इसके बेसिस पे उसकी जॉब को एनालाइज किया जाता है। तो आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा कि जॉब एनालिसिस होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स बता दिए, इसका मेथड बता दिया, इसकी डीप मीनिंग बता दी मैंने आपको। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। जॉब के अकॉर्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो किसी पर्टिकुलर जॉब की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को क्या करती है डिस्क्राइब करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले अगर ये बताती है कि एम्प्लॉय को जॉब पे एक्जैक्टली क्या करना होगा, ठीक है। इसके की कंपोनेंट्स की बात करें जिसमें पहला आता है जॉब आइडेंटिफिकेशन, जिसमें जॉब का टाइटल, डिपार्टमेंट, लोकेशन और जो भी रिपोर्ट अथॉरिटी होती है वो सब चीज़ें, रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है वो सब चीज़ें क्या होती है मेंशन होती हैं, मतलब एम्प्लॉय को किस पार्ट में और किसको रिपोर्ट करेगा ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती है। फिर बात करते हैं जॉब समरी की, तो जॉब समरी जॉब को क्या करती है एक शॉर्ट ओवरव्यू देती है। इसमें क्या होता है ये बताया जाता है कि जॉब का जो मेन पर्पस है वो क्या होगा। अब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय को सारे टास्क जो है वो डिटेल में जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, जैसे कस्टमर से डील करना, ऑर्डर लेना है, यहाँ पे सेल्स टारगेट अचीव करना है, फिर डेली रिपोर्ट्स को बनाना, ठीक है। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे काम करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा ये यहाँ पे क्या होता है मेंशन होता है। फिर बात करते हैं वर्किंग कंडीशन की, तो एम्प्लॉय किस टाइप की एनवायरनमेंट में काम करेगा, जैसे रिटेल स्टोर में करेगा, ऑफिस में, वेयर हाउस में, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में या फिर आउटडोर वर्क में, ये भी वर्किंग कंडीशन जो होती है ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। सो बात करते हैं यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन की। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जॉब स्पेसिफिकेशन एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि किसी जॉब के लिए कैंडिडेट के पास कौन से क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एबिलिटी और पर्सनल एट्रीब्यूट होने चाहिए। सिंपल वर्ड्स में बोले जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है काम क्या है जबकि जो जॉब स्पेसिफिकेशन वो बताता है कि काम कौन कर सकता है, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें पहला है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कैंडिडेट की जो मिनिमम एजुकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएशन या फिर 12th पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कितना एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, जैसे 2 साल से उसने सेल्स एक्सपीरियंस उसने अचीव किया हो, इस तरीके से। सेल्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, कंप्यूटर नॉलेज, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, ये सब स्किल्स जो है एंड एबिलिटीज़ का क्या होती है पार्ट होती हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट्स, तो कैंडिडेट की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, कॉन्फिडेंस, फिजिकल फिटनेस हो गई, इंटरेस्ट इन कस्टमर सर्विस हो गया, ये क्या है पर्सनल एट्रीब्यूट होते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे जॉब डिज़ाइन को। सो आई होप कि जॉब स्पेसिफिकेशन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जॉब डिज़ाइन पे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जॉब डिज़ाइन वो प्रोसेस होती है जिसमें टास्क और ड्यूटीज़ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली काम कर सके, ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे सके, एक बेटर रिजल्ट दे सके। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जॉब को इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है इसमें कि एम्प्लॉय जो है वो वहाँ पे प्रोडक्टिव भी रहे और सेटिस्फाइड भी रहे। इसकी की अप्रोचेस की बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला है जॉब सिंप्लीफिकेशन, यानी जो बड़े काम है उसको छोटे और सिंपल टास्क में क्या करना, डिवाइड करना। इससे क्या होता है जो काम है वो आसान हो जाएगा। फिर आता है जॉब इनरिचमेंट, तो इसमें क्या होता है जो एम्प्लॉय उसको सिर्फ एक्स्ट्रा काम नहीं दिया जाता बल्कि उसको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग जो है उसकी पावर भी दी जाती है। इससे एम्प्लॉय में क्या आती है मोटिवेशन फील होती है उसको। फिर आता है जॉब रोटेशन, यानी एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट किया जाता है ताकि वो नए स्किल्स को सीखे और वो बोर ना हो। देन फिर आता है जॉब इंलार्जमेंट, यानी इसमें एम्प्लॉय के सेम लेवल पर टास्क की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया जाता है, यानी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एरिया उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बड़ा करते रहते हैं, उसके टास्क को धीरे धीरे करके बड़ा करते रहते हैं। अब बेनिफिट्स समझते हैं हम यहाँ पे क्या है एक गुड जॉब डिज़ाइन के। आता है कि अगर जॉब डिज़ाइन अच्छा हो तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इंप्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। इंप्लॉय टर्नओवर यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कम लोग जो है वो कंपनी को छोड़ के जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल है वहाँ पे क्या होगी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं इनके बीच का डिफरेंसेस क्या है। तो देखो बेसिस इनका मीनिंग है फोकस, कंटेंट, ठीक है यहाँ पे, और फिर है प्रिपेयर्ड बाय, पर्पस और फिर एग्जाम्पल। तो एक एक करके जॉब यहाँ पे जो हमारे पास मेन है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, उनके बारे में ज़्यादा समझेंगे हम। तो जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है एम्प्लॉयज़ को क्या काम करना है और जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि उस काम को करने के लिए कैंडिडेट में क्या क्या क्वालिफिकेशन और स्किल्स होनी चाहिए। फोकस की बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो फोकस इस पे फोकस करता है, जॉब पे फोकस करता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन फोकस करता है कैंडिडेट पर। अब कंटेंट की बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशन होती है, और जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है उसमें एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एबिलिटीज़ और पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब पर्पस की बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है ये सब चीज़ों में हेल्प करती है, ठीक है। और जो जॉब स्पेसिफिकेशन में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए जो सुटेबल कैंडिडेट है उनको चूज़ करने में हेल्प करती है। अब अगर कोई कंपनी लिखती है सेल्स एग्जीक्यूटिव
कस्टमर से मिलेगा, ठीक है, ऑर्डर लेगा और सेल टारगेट को अचीव करेगा। तो ये क्या है, जॉब का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर कंपनी लिखती है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो ये क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन है। सो आई होप कि आपको सारे 4 के 4 यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और क्या बेनिफिट होते हैं गुड जॉब डिज़ाइन के, वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिट 3 को, मैन पावर प्लानिंग को। तो हम इसमें जानेंगे कि मैन पावर प्लानिंग क्या होती है, इसकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर प्लानिंग के लिए कौन कौन से मॉडल्स उनका यूज़ करती है। तो ये टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तो मैन पावर प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या मीनिंग है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैन पावर प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि उसे कितनी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए और उनकी ज़रूरत किस टाइम पर होगी, ठीक है। साथ ही ये भी इंश्योर किया जाता है यहाँ पे कि उन एम्प्लॉयज़ को जो है यहाँ पे बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। मान लीजिए कि जो है एक रिटेल स्टोर है जो कि क्या चल रहा है, पिछले 10 सालों से चल रहा है, उसने नई ब्रांचेस खोली है अपनी। अब कंपनी को पहले से ही प्लान बनाना पड़ेगा कि कितने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स चाहिए, कैशियर्स चाहिए, स्टोर मैनेजर्स चाहिए, हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। इसी प्लानिंग को मैन पावर प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है इंश्योर राइट पीपल। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सही स्किल्स और एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होने चाहिए, स्किल्स वाले जो है एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होने चाहिए। सिर्फ एम्प्लॉय होना यहाँ पे काफ़ी नहीं होता, उनके पास एक रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर रिटेल स्टोर को कैशियर चाहिए तो उसे एम्प्लॉय को जो है, जो एम्प्लॉय होगा उसको जो है बिलिंग सॉफ्टवेयर को चलाना आना चाहिए, तभी वो एक राइट पर्सन माना जाएगा उस जॉब के लिए। फिर बात करते हैं इंप्रूव्स एफिशिएंसी, यानी जब एम्प्लॉय की प्लानिंग सही होती है तो काम जो है वो स्मूथली चलता है और प्रोडक्टिविटी के साथ बढ़ता है और हर एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम दिया जाता है। फिर थर्ड है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव, यानी अगर कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेती है तो अननेसेसरी सैलरी देनी पड़ेगी और बहुत कम यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे। अगर कम एम्प्लॉय होंगे तो काम जो होगा प्रॉपरली कंप्लीट तरीके से नहीं होगा, इसलिए मैन पावर जो है, तो इसलिए मैन पावर प्लानिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट को क्या करती है, रिड्यूस करती है। आप समझते हैं सपोर्ट्स ग्रोथ, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर एक्सपेंशन करती है तो पहले से मैन पावर प्लान जो होता है रेडी होता है, इससे बिजनेस जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है और स्मूथ होती है। अब समझते हैं यहाँ पे बेटर डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखकर पहले से ही प्लानिंग कर लेता है। इससे क्या होता है, रिक्रूटमेंट बढ़ता है, इससे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन जैसे जो डिसीजन है वो लेने में क्या होती है, आसानी होती है। फिर समझते हैं नीड फॉर मैन पावर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है इन सब चीज़ों की, ठीक है। पहला है चेंज इन वर्क इन्वायरमेंट, यानी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, ठीक है। तो आज के टाइम में बहुत ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, ऑटोमेशन और नए जो सॉफ्टवेयर वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एम्प्लॉयज़ को नए स्किल्स की क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर में मैनुअल बिलिंग की जगह कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम आ गया है। अब जो एम्प्लॉय है वो अब जो एम्प्लॉय उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी यहाँ पे उस नए सॉफ्टवेयर की, वो कैसे वर्क करता है। देन सेकंड यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंशन। तो जब कंपनी अपना बिजनेस क्या एक्सपेंड करती है तो नए एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो अगर कंपनी 5 नए स्टोर खोल रही है तो उसे नए मैनेजर्स और सेल्स स्टाफ जो भी है वो भी हायर करने पड़ेंगे। देन फिर आता है थर्ड रिप्लेसमेंट नीड्स। तो कई बार एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, प्रमोशन ले लेते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी सिचुएशन में उनकी जगह जब नए एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है तो वो क्या होता है, रिप्लेसमेंट नीड्स होती हैं। देन फिर आता है यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मैन पावर जो प्लान्स है इंश्योर करते हैं कि हर एम्प्लॉय का क्या हो सके, आपका बेस्ट यूज़ हो सके, कोई एम्प्लॉय अननेसेसरी तरीके का उस पर ओवरलोड भी ना हो। मतलब कोई एम्प्लॉय जो है वो खाली भी ना हो, किसी पर किसी अननेसेसरी तरीके का कोई भी ओवरलोड वर्क का लोड भी ना पड़े, ठीक है। देन फिफ्थ है यहाँ पे अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास सही मैन पावर होगी तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देन सिक्स्थ यहाँ पे कंटीजेंसी प्लानिंग, यानी कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, जैसे सडन रेजिग्नेशन हो गया, ठीक है, और बिजनेस डिमांड इंक्रीज होना या इमरजेंसी सिचुएशन। तो मैन पावर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को इन सिचुएशन के लिए पहले से क्या करती है, रेडी रखती है। एंड देन थर्ड अब ये बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग की। तो इसमें हम सबसे पहले स्टेप समझेंगे एसेस करंट मैन पावर, यानी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को एनालाइज करती है। वहाँ ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और उनका फ्यूचर पोटेंशियल क्या होगा। देन सेकंड है यहाँ पे फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद जो कंपनी है फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करती है। बिजनेस प्लान और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बेसिस पर वो डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। देन थर्ड है यहाँ पे कंपेयर सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पे अब अवेलेबल एम्प्लॉयज़ और फ्यूचर रिक्वायरमेंट की कंपेरिजन किया जाता है। यहाँ पे ये पता लगता है कि जो एम्प्लॉय है उनकी शॉर्टेज होगी या फिर सरप्लस, यानी कि वो बढ़ेंगे। इस डिफरेंस को मैन पावर गैप कहते हैं, ठीक है। अब फोर्थ यहाँ पे डेवलप मैन पावर प्लान्स। तो अब HR उस गैप को फिल करने के लिए प्लानिंग बनाता है, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन या फिर इंटरनल डेवलपमेंट। देन फिफ्थ स्टेप आता है यहाँ पे इंप्लीमेंट द प्लान। अब जो प्लानिंग बनाई गई है उसे प्रैक्टिकली भी क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। रिक्रूटमेंट जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रेनिंग दी जाती है और जो HR एक्टिविटीज़ उसको परफॉर्म किया जाता है। देन सिक्स्थ आता है यहाँ पे मॉनिटर एंड रिव्यू। सबसे लास्ट वाले स्टेप में HR कंटिन्यूसली चेक करता है कि जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुली हो रही है या नहीं हो रही। अगर ज़रूरत हो तो प्लानिंग को अपडेट भी किया जा सकता है। इसीलिए नोट में लिख लो कि मैन पावर प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी ऑर्गेनाइजेशन एक चेंज के अकॉर्डिंग प्लानिंग को भी क्या करती है, कंटिन्यूस अपडेट करती रहती है। अब यहाँ से हम समझते हैं कि इसकी क्या यहाँ पे
मॉडल्स हैं मैन पावर प्लानिंग के, क्या क्या यहाँ पे मॉडल्स हैं। तो पहले है मैनेजमेंट जजमेंट मॉडल, यानी इस मॉडल में फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट मैनेजर की एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पर एस्टिमेट उसको किया जाता है, यानी एक्सपीरियंस मैनेजर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चाहिए होंगे। ये मॉडल छोटे और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। देन सेकंड है यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस मॉडल, यानी इस मॉडल में कंपनी अपने पास्ट डेटा और प्रीवियस ट्रेंड को क्या करती है, एनालाइज करती है और उसके बेसिस पर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करती है। ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल होता है जिनके पास हिस्टोरिकल डेटा क्या हो, अवेलेबल हो। देन थर्ड बात करते हैं ओवरलोड एनालिसिस मॉडल। तो ओवर मॉडल में हर जॉब का वर्कलोड जो है उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज़ जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर जैसे कोई एम्प्लॉय है वो एक दिन में 100 कस्टमर हैंडल करता है और एक्सपेक्टेड कस्टमर 500 है, तो कंपनी क्या करेगी, कम से कम 5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत वहाँ पे उसको पड़ेगी, तो 5 एम्प्लॉय क्या करेगी, वहाँ पे हायर करेगी। देन फोर्थ यहाँ पे रेशियो एनालिसिस मॉडल। इस मॉडल में एम्प्लॉय यानी एक स्टैंडर्ड रेशियो के बेसिस पर मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना होता है। यहाँ पे मॉडल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ रिपीटेटिव वर्क होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे इसकी मीनिंग, प्रोसेस, सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे कि रिक्रूटमेंट होता क्या है, इसकी क्या कंप्लीट प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट की इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स कौन कौन सी होती हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है और इंडक्शन और ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती क्या है। तो देखो, रिक्रूटमेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसका पर्पस क्वालिफाइड कैंडिडेट को अट्रैक्ट और इंकरेज करना होता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो रिक्रूटमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ उनको हायर किया है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सुइटेबल कैंडिडेट को जॉब के लिए इनवाइट करना। जितने अच्छे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उतने ही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास बेस्ट एम्प्लॉय को चूज़ करने की उनके पास ऑप्शन होगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है मैन पावर प्लानिंग। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अगर रिटेल स्टोर की नई ब्रांच खुली है तो उस कंपनी को पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, कैशियर्स आएंगे और स्टोर मैनेजर्स चाहिए। स्टेप 2 होता है रिक्वेजिशन। अब कंसर्न डिपार्टमेंट एचआर को ऑफिशियली क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है कि वैकेंट जो है वो कि वैकेंट पोजीशन को फिल कर दिया जाए। इस ऑफिशियल रिक्वेस्ट को रिक्वेजिशन कहा जाता है। स्टेप 3 है यहाँ पे जॉब एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन, यानी इस स्टेप में एचआर जॉब को डिटेल में स्टडी करता है, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करता है, मतलब एम्प्लॉय को क्या काम करना होगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या उसकी वर्किंग कंडीशन है, ये सब चीज़ उसमें मेंशन करता है। फिर आता है यहाँ पे स्टेप 4 सोर्सिंग। अब एचआर अलग अलग सोर्स के थ्रू कैंडिडेट को सर्च करता है, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, जॉब पोर्टल हो गया, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, एम्प्लॉय रेफरल हो गया, रेफरल्स हो गया या फिर प्रमोशन हो गया, ये सारी क्या होती है, सोर्स कहलाती हैं। फिर आता है स्टेप 5 स्क्रीनिंग। अब जितनी एप्लीकेशंस आई है उन्हें रिव्यू किया जाता है, जो कैंडिडेट्स बेसिक एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं उनको शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाता है। फिर आता है स्टेप 6 इंटरव्यू। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू का पर्पस होता है कि कैंडिडेट की नॉलेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी को इवेल्युएट करना। फिर आता है स्टेप 7 यानी सिलेक्शन। इंटरव्यू के बाद सबसे सूटेबल कैंडिडेट को यहाँ पे चूज किया जाता है और यही क्या होता है, सिलेक्शन होता है। फिर आता है स्टेप 8 ऑफर अपॉइंटमेंट। लास्ट स्टेप में सिलेक्टेड कैंडिडेट को जॉब के लिए ऑफर किया जाता है। अगर कैंडिडेट ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की कौन कौन सी सोर्सेज है और पहले इसका मतलब समझते हैं। तो ये वो चैनल्स है, वो मेथड होते हैं जिनके थ्रू कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचता है। ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम इंटरनल सोर्स की। तो इंटरनल सोर्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इंटरनल सोर्स वो सोर्स होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉय को रिक्रूट यानी जॉब के लिए और उनको जैसे उनकी पोजीशन बढ़ा दी, उनको प्रमोशन दे दिया, इस तरीके से। जिसमें सबसे पहले है प्रमोशन। प्रमोशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हाई पोजीशन दे दी जाती है। जैसे सेल एग्जीक्यूटिव है, उसको उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से मैनेजर का स्टोर बना दिया, तो ये क्या है, प्रमोशन है। फिर आता है यहाँ पे ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब है एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर देना, यानी पोजीशन तो वहाँ पे सेम रहेगी लेकिन वर्क प्लेस जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे एम्प्लॉय रेफरल, यानी करंट एम्प्लॉय अपने रिलेटिव या भी फ्रेंड्स को क्या कर सकता है, जॉब के लिए रिकमेंड कर सकता है। अगर वो सूटेबल होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें क्या कर लेती है, हायर कर लेती है। फिर बात करते हैं री एम्प्लॉयमेंट की। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन अपने पुराने एम्प्लॉय को दोबारा से हायर कर लेती है, इसे क्या कहा जाता है, री एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब आई होप कि आपको इंटरनल सोर्सेज समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। तो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, कंपनी न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन, टीवी, रेडियो या कोई ऑनलाइन जॉब पोर्टल होता है, वहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सके। फिर आते हैं यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस कंपनीज, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर क्या करती है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको हायर करते हैं। इस प्रोसेस को कैंपस रिक्रूटमेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की। तो कई कंपनीज रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर कंसल्टेंट्स की क्या लेती हैं, हेल्प लेती हैं। ये एजेंसीज क्या करती है, सुटेबल कैंडिडेट को प्रोवाइड करवाती हैं। फिर आता है वॉक इन इंटरव्यू, यानी इस मेथड में कैंडिडेट्स डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कंपनी में जाते हैं, उन्हें पहले अपॉइंटमेंट लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर बात करते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया एंड जॉब पोर्टल्स। तो जहाँ बहुत सी कंपनीज है, लिंक्डइन, नौकरी और इंडीड जैसे प्लेटफॉर्म पर जॉब को पोस्ट करती हैं और कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ से हम समझते हैं
सिलेक्शन प्रोसेस होती है। तो अब समझते हैं अपनी सिलेक्शन प्रोसेस को। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब होता है इसमें किस एप्लीकेशन में से सबसे सुटेबल कैंडिडेट को चूज करना, यानी रिक्रूटमेंट है वो कैंडिडेट को अट्रैक्ट करता है और जो सिलेक्शन है वो क्या करता है, कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। अब इसके स्टेप 1 की बात करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी सबसे पहले जो एप्लीकेशंस और जो रिज्यूम्स होते हैं उनको रिव्यू किया जाता है और जो कैंडिडेट्स बेसिक एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। फिर आता है स्टेप 2 टेस्ट। अब कैंडिडेट के एप्टीट्यूड, साइकोमेट्रिक या फिर स्किल टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है ताकि उनकी जो एबिलिटीज़ है उनको चेक किया जा सके। फिर बात करते हैं यहाँ पे स्टेप 3 इंटरव्यू की। इंटरव्यू के थ्रू कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज को इवेल्युएट किया जाता है। फिर आता है यहाँ पे स्टेप 4 रेफरेंस चेक, यानी कंपनी कैंडिडेट के प्रीवियस एम्प्लॉय या फिर रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं ताकि जो कैंडिडेट है उसका बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके। देन फिर आता है स्टेप 5 मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कैंडिडेट की जो मेडिकल फिटनेस है उसका चेकअप किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि ताकि इंश्योर हो सके कि वो जॉब के लिए फिजिकली फिट है भी या नहीं। फिर आता है स्टेप 6 यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन। सभी स्टेप कंप्लीट होने के बाद फाइनल कैंडिडेट को क्या होता है, चूज़ किया जाता है और उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से हम समझते हैं रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन। तो देखो दोनों के बीच काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस है, मीनिंग से समझते हैं। पहले रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, और सिलेक्शन का मतलब होता है कैंडिडेट को चूज़ करना। फोकस की बात करें तो रिक्रूटमेंट का ज़्यादा फोकस किस पे होता है, कैंडिडेट को लाने में होता है कि कंपनी में वो अप्लाई करे, और सिलेक्शन का फोकस होता है कि सबसे सुटेबल कैंडिडेट को उसमें से चूज करना। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट वैकेंसी आइडेंटिफाई होती ही स्टार्ट हो जाती है और सिलेक्शन एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद स्टार्ट होती है। पर्पस की बात करें तो रिक्रूटमेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का क्या करता है, पूल की तरह इकट्ठा करता है, और सिलेक्शन क्या करता है, उसी पूल में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चूज करता है। स्कोप की बात करें तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें कैंडिडेट को इन्वाइट किया जाता है। सिलेक्शन क्या है, एक सिलेक्टिव प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट्स उनको रिजेक्ट और सिलेक्ट दोनों किया जाता है। हैं इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन पे। तो देखो यहाँ पे हम समझेंगे कि दोनों होते क्या है। तो दोनों का जो पर्पस है वो नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबल बनाना होता है, लेकिन दोनों में ही यहाँ पे डिफरेंस है। इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन का मतलब होता है नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम करना और उसे जो है कंपनी के बारे में जो है बेसिक नॉलेज को प्रोवाइड करवाना है। जैसे यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी हो गई, रूल्स, कल्चर, वैल्यूज। इंडक्शन एम्प्लॉय के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड को अप करता है, डेवलप करता है। ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन का जो फोकस होता है एम्प्लॉय की जॉब पर होता है। इसमें एम्प्लॉय को उसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क प्रोसेस, टीम मेंबर और सुपरवाइजर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इससे एम्प्लॉय जल्दी एडजस्ट हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। सो सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपनी 5th यूनिट पे। सो 5th टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें हम समझेंगे इसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड मेथड एंड डिफरेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग से। तो ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे होता क्या है, तो ट्रेनिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को किसी पर्टिकुलर जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज दी जाती है। सिंपल लैंग्वेज में ट्रेनिंग का मतलब एम्प्लॉय को उसके करंट जॉब के लिए तैयार करना होता है, यानी एम्प्लॉय को सिखाया जाता है कि वो अपना काम बेहतर तरीके से और कैसे कर सकता है। जैसे किसी नए एम्प्लॉय को रिटेल स्टोर में कैशियर की जॉब मिली है तो उसे पहले क्या किया जाएगा, बिलिंग सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया जाएगा, कस्टमर से बात करने और जो पेमेंट प्रोसेस करने का जो तरीका है वो सिखाया जाएगा। तो ये क्या है, ट्रेनिंग है। तो अब यहाँ इसके की पॉइंट्स को समझते हैं, जिसमें पहला है फोकस इज ऑन प्रेजेंट जॉब, यानी ट्रेनिंग का फोकस एम्प्लॉय के करंट जॉब पर होता है, मतलब जो काम एम्प्लॉय आज कर रहा है उसी को क्या करवाया जाता है, इंप्रूव करवाया जाता है। देन सेकंड है यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन नेचर, यानी ट्रेनिंग क्या होती है, जनरली शॉर्ट टर्म होती है नेचर की, यानी यहाँ कुछ दिन के लिए इसको या फिर कुछ हफ्तों के लिए इसको कंडक्ट करवाया जाता है। देन थर्ड है यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड, यानी ट्रेनिंग का जो पर्पस है एक स्पेसिफिक जॉब को ट्रेनिंग का जो पर्पस है वो एक स्पेसिफिक जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म करना होता है। देन फोर्थ यहाँ पे इंप्रूव स्किल्स एंड परफॉर्मेंस, यानी ट्रेनिंग एम्प्लॉय की जो नॉलेज है, स्किल्स एंड परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करती है। देन फिफ्थ यहाँ पे कंडक्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, यानी ट्रेनिंग सिर्फ नए एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होती बल्कि ज़रूरत के हिसाब से सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कंडक्ट की जाती है। सो अब यहाँ से समझते हैं हम डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, पर्सनालिटी को इंप्रूव किया जाता है ताकि फ्यूचर ग्रोथ और करियर डेवलपमेंट हो सके, दोनों चीज़ें साथ में। अगर एक सेल एग्जीक्यूटिव है, उसको फ्यूचर में स्टोर मैनेजर बनना है तो उसे लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, टीम मैनेजमेंट की इन सब चीज़ों की क्या ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यही क्या है, डेवलपमेंट है। अब यहाँ इसका जिसमें पहला है फोकस इज ऑन फ्यूचर ग्रोथ, यानी फोकस होता है वो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और किस पे होता है, करियर ग्रोथ पर होता है। सेकंड है लॉन्ग टर्म इन नेचर, यानी डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस क्या है, चलती रहती है। देन थर्ड है तो डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ की एक जो करियर उनको इंप्रूव करवाता है ताकि फ्यूचर में वो हायर पोजीशन को क्या कर सके, हैंडल कर सके। देन फोर्थ यहाँ पे इंप्रूव्स पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़, तो डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ की जो हिडन एबिलिटीज़ और लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनको क्या करता है, डेवलप करता है। देन फिफ्थ यहाँ पे कंडक्टेड फॉर सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़, यानी डेवलपमेंट जनरली उन एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जिनमें फ्यूचर लीडरशिप पोटेंशियल होता है। ठीक है, देन अब यहाँ से हम समझते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं इनकी।
ऑब्जेक्टिव की बात करें, इंप्रूव परफॉर्मेंस, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय जो है अपने काम को फास्ट और एक्यूरेटली कर पाते हैं। देन सेकंड है यहाँ पे डेवलप स्किल्स एंड नॉलेज, यानी जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय को करंट और फ्यूचर जॉब के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज को प्रोवाइड करवाया जाता है। देन थर्ड है यहाँ पे करियर डेवलपमेंट, यानी एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रमोशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। देन फिर आता है अडेप्ट टू चेंज, यानी टेक्नोलॉजी और वर्क मेथड्स को कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज करवाते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को, जिससे क्या हो, जो ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉयज़ को नए सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में हेल्प कर सके। जैसे रिटेल स्टोर में नया बिल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है तो एम्प्लॉय को उस सॉफ्टवेयर की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी जब एम्प्लॉयज़ नए स्किल्स सीखते हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, तो उससे क्या होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन क्या होता है, दोनों ही इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ से हम समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग के। इंपॉर्टेंस की बात करें जिसमें पहला है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे ये वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा एफिशिएंटली काम करवाता है जिससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देन सेकंड है यहाँ पे रिड्यूस एरर्स एंड एक्सीडेंट्स, यानी ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ कम मिस्टेक करते हैं और एक्सीडेंट्स के चांस भी यहाँ पे कम रहते हैं। एक्सीडेंट्स वो रोड वाला नहीं, जैसे कोई काम गलत हो गया, कुछ और हो गया, प्रेजेंटेशन खराब हो गई, इस तरीके से। थर्ड है यहाँ पे इम्प्रूव्स क्वालिटी, जब एम्प्लॉयज़ स्किल्ड होते हैं तो प्रोडक्ट्स और सर्विस की जो क्वालिटी वो जो होती है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। देन फोर्थ है यहाँ पे सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी जो डेवलप्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर में भी ग्रो होने के लिए हेल्प करते हैं। देन फिफ्थ है यहाँ पे इनहेंस एम्प्लॉय रिटेंशन, यानी जब कंपनी एम्प्लॉयज़ की लर्निंग और ग्रोथ में इन्वेस्ट करती है तो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा टाइम तक जुड़ जाते हैं, इससे एम्प्लॉय टर्नओवर भी यहाँ पे कम हो जाता है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो कम फिर कंपनी को छोड़ के जाते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कौन कौन से मैथड्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो पहले हम बात करते हैं मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इस मेथड में एम्प्लॉयज़ एक्चुअल जॉब को करते हुए ट्रेनिंग लेते हैं, यानी लर्निंग भी और वर्किंग भी दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। जैसे सीनियर एम्प्लॉय ने नए एम्प्लॉय को बिलिंग मशीन यूज़ करना सिखाया है तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई। फिर बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इस मेथड में ट्रेनिंग वर्क प्लेस के बाहर की दी जाती है, जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग हो गया, सेमिनार, वर्कशॉप। यहाँ पे एम्प्लॉय पहले सीखता है और फिर बाद में उस जॉब के लिए अप्लाई करता है। देन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इस मेथड में एक्चुअल वर्क प्लेस जैसा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है ताकि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो सेफली प्रैक्टिस कर सके और फिर रियल जॉब को परफॉर्म कर सके। फिर आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस मेथड में एम्प्लॉय किसी स्किल्ड एक्सपर्ट के अंदर क्या होता है, अंडर उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेकर सीखता है। ये ट्रेनिंग टेक्निकल और जो स्किल्ड जॉब है दोनों के लिए यूज़ की जाती है। अब यहाँ से समझते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आता है कोचिंग। कोचिंग में सीनियर एम्प्लॉय या मैनेजर पर्सनली क्या करते हैं, गाइड करते हैं एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। मॉनिटरिंग की बात करें, मॉनिटरिंग एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस प्रोसेस होती है जहाँ एक्सपीरियंस पर्सन एम्प्लॉय को करियर ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। फिर आता है यहाँ पे जॉब रोटेशन, यानी एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट या जॉब्स में काम करवाया जाता है ताकि वो नई स्किल्स को सीख सके। फिर आता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये स्पेशल प्रोग्राम मैनेजर और फ्यूचर लीडर्स को डेवलप करने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। इनका पर्पस होता है लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की जो भी स्किल्स है उनको इंप्रूव करवाना। हैं यहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि मीनिंग के साथ। तो ट्रेनिंग एम्प्लॉय को स्पेसिफिक जॉब के लिए स्किल और नॉलेज देता है और डेवलपमेंट एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ और जो भी फ्यूचर पोटेंशियल है उसको इंप्रूव करता है। फोकस की बात करें तो ट्रेनिंग प्रेजेंट जॉब पर फोकस करती है और डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर ग्रोथ और करियर डेवलपमेंट पर फोकस करती है। नेचर की बात करें तो ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। स्कोप की बात करें तो ट्रेनिंग का स्कोप नैरो और जॉब ओरिएंटेड होता है और जो डेवलपमेंट है उसका स्कोप क्या होता है, ब्रॉड होता है, करियर ओरिएंटेड होता है। पार्टिसिपेशन की बात करें, पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो ट्रेनिंग सभी एम्प्लॉय के लिए हो सकती है और डेवलपमेंट जनरली सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ के लिए किया जाता है। आउटकम्स की बात करें तो ट्रेनिंग एम्प्लॉय की करंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है और डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय को फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग का एग्जांपल है कि यहाँ पे एम्प्लॉय को नई मशीन्स चलाने सिखाया जा रहा है, तो ये क्या है, ट्रेनिंग है। और डेवलपमेंट की बात करें, एम्प्लॉय को लीडरशिप की स्किल्स जो है वो डेवलप करवाई जा रही है उसमें, तो वो क्या है, डेवलपमेंट है। तो बात करते हैं यूनिट 6 कम्युनिकेशन की। इसमें हमारा टॉपिक 6 स्टार्ट हो गया है। इसमें हम जानेंगे कम्युनिकेशन क्या है, मीनिंग, पर्पस, एलिमेंट, टाइप्स, चैनल एंड बैरियर। चैनल्स कौन से होते हैं, बैरियर्स कौन से, उनकी रेमेडीज़ के साथ, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी तो एम्प्लॉय भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स है वो आसानी से अचीव नहीं हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस एक ऐसी सीरीज ऑफ स्टेप है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग सेंडर से रिसीवर तक कम्युनिकेशन का मतलब मैसेज को भेजना नहीं होता, बल्कि ये इंश्योर करना होता है कि जो सामने वाला है उस मैसेज को सही तरीके से वो समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। इस प्रोसेस को हर स्टेप बाय स्टेप से हम समझेंगे, जिसमें पहला आता है यहाँ पे सेंडर। सेंडर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, मैसेज को भेजता है, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। जैसे स्टोर मैनेजर अपने एम्प्लॉय को नया जो सेल टारगेट बताता है, तो यहाँ स्टोर मैनेजर क्या है, एक सेंडर है।
फिर आता है स्टेप 2 इनकोडिंग। कोडिंग का मतलब है कि अपने थॉट से आइडियाज़ को मैसेज के फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना। मतलब जो बात हम सोच रहे हैं उसे वर्ड, सिंबल या फिर गेस्चर के थ्रू एक्सप्रेस करना। फिर आता है यहाँ पे स्टेप 3 मैसेज वही इन्फॉर्मेशन आइडिया होती है जो कि जिससे कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इस महीने हमने सेल्स 20% बढ़ा दिए, तो ये क्या है, एक मैसेज है। अब बात करते हैं स्टेप 4 यानी चैनल की। चैनल का मतलब होता है वो मीडियम जिसके थ्रू जो मैसेज है वो भेजे जाते हैं, जैसे फ़ोन कॉल, ईमेल्स, व्हाट्सअप, मीटिंग या फिर जो भी कुछ लेटर वगैरह होते हैं। फिर बात करते हैं स्टेप 5 जो कि है रिसीवर, यानी रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको मैसेज रिसीव होता है। एग्जांपल में जैसे एम्प्लॉय क्या है, रिसीवर है, मैनेजर उससे कुछ बता रहा है तो एम्प्लॉय क्या है, रिसीवर है। 6 यहाँ पे डिकोडिंग, यानी डिकोडिंग का मतलब है रिसीवर मैसेज को की मीनिंग को किस तरीके से समझता है यहाँ पे। ठीक है, यानी मैसेज कैसे इंटरप्रेट करता है। अगर रिसीवर मैसेज को गलत समझ लेता है तो कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। अब बात करते हैं स्टेप 7 की जो कि है फीडबैक। फीडबैक रिसीवर को का क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। इसी से पता चलता है कि कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। जैसे एम्प्लॉय बोलता है सर टारगेट समझ में आ गया, तो ये क्या है, एक फीडबैक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पे चलते हैं। ये बेसिक पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जो कि क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को कंप्लीट बनाते हैं। जिसमें पहला है सेंडर, जो क्या करता है, कम्युनिकेशन को शुरू करता है। इनकोडिंग यानी जो मैसेज है, आइडिया को जो है मैसेज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर आता है मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो इसमें क्या होता है, इसमें इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है। चैनल की बात करें, इसमें मैसेज को भेजने का एक मीडियम होता है। ये रिसीवर की बात करें तो जिसको मैसेज रिसीव होता है। दैन डिकोडिंग, मैसेज को समझने की एक प्रोसेस होती है। फीडबैक, जिसमें रिसीवर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है या फिर ये कह सकते हैं कि रिप्लाई देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉइस की। तो नॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसका मतलब सिर्फ आवाज़ नहीं कि बहुत शोर हो रहा है। कम्युनिकेशन के बीच में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस आते हैं और उन्हीं को क्या कहा जाता है, नॉइस कहा जाता है। ये फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल भी हो सकते हैं। जैसे मीटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा लाउड है, बाहर शोर मच रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर इंटरनेट इशू हो सकता है, या लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, या फिर नॉइस के बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम समझते हैं कौन कौन से टाइप की होती है कम्युनिकेशन। सबसे पहले होता है बेस्ड होता है फॉर्मेलिटी पे। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होता है, जैसे मैनेजर को ऑफिशियल ईमेल भेजना है, ऑफिस नोटिस को सर्कुलेट करना, इस तरीके से। फिर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू होता है। इससे ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जैसे इंप्लॉइज लंच ब्रेक में ऑफिस में आपस में डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, तो ये क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन। वो कम्युनिकेशन और डायरेक्शन पे बेस्ड होती है, जिसमें पहला आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी जब कम्युनिकेशन हाई अथॉरिटी से लोअर लेवल तक जाती है तो वो क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे मैनेजर इंप्लॉइज को इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो ये क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन वो होती है जब कम्युनिकेशन का लोअर लेवल से हायर और थर्ड तक जाती है। जैसे इंप्लॉय जो है अपने मैनेजर को क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सजेशन दे रहे हैं या फिर कोई सजेशन दे रहे हैं, तो क्या हुआ, लोअर लेवल से उसे अप हायर लेवल तक, हाई अथॉरिटी तक लेकर जा रहे हैं कम्युनिकेशन को, तो वो क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब यहाँ से बात करते हैं हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे सेम लेवल के इंप्लॉयज एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे 2 सेल एग्जीक्यूटिव्स मिलकर क्या कर रहे हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करें, जब कम्युनिकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लेवल के इंप्लॉयज के बीच में होती है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट का जो इंप्लॉय है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर से डायरेक्टली बात कर रहा है, तो ये क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको ये समझा रही हूँ, बहुत ही ईजी वे में। अब समझते हैं यहाँ से हम चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें वर्बल है और नॉन वर्बल है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर हम समझेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है ओरल कम्युनिकेशन, जब किसी से बोलकर बात की जाती है, जैसे मैं अभी आपसे कर रही हूँ। जैसे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो गई, उसके बाद हो गया मीटिंग कम्युनिकेशन हो गई, फोन कॉल्स हो गए, डिस्कशन हो गया। और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, लिख कर बात की जाती है, जैसे लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मेमोज, नोटिस, ये सब। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसमें गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, ये सब होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टोन ऑफ वॉइस। तो सिर्फ वर्ड्स जो है यहाँ पे वो काफ़ी नहीं होती, उनमें जो टोन होती है उसके तरीके से भी समझा जाता है कि सामने, ये भी कम्युनिकेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। विजुअल एड्स की बात करें जिसमें चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, ये क्या है, कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग बना देती हैं। सो आई होप कि आपको चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ बैरियर टू कम्युनिकेशन, अब यानी वो बैरियर्स जो कि रुकावट बनते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जब क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं लोग। जिसमें पहला आता है फिजिकल बैरियर, जैसे नॉइज़ हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस, पुअर ऑफिस लेआउट हो गया, या नेटवर्क प्रॉब्लम, या फिर कोई फिजिकल बैरियर। फिर बात करते हैं सिमेंटिक बैरियर की, ये क्या होता है, डिफिकल्ट लैंग्वेज हो गई, टेक्निकल वर्ड्स हो गए, या सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स हो गई, ये क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करती है। जो यहाँ पे एक वर्ड की जो डिफरेंट मीनिंग होती है उसके बारे में कहा गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें स्ट्रेस है, फियर, इमोशन, एंगर, या फिर लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया, ये भी क्या करती है, कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। अब यहाँ बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की, तो जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए, लॉन्ग हिरार्ची हो गया, डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज हो गया। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है वो स्लो हो जाती है। अब बात करते हैं पर्सनल बैरियर्स की, तो इसमें सबसे पहले समझते हैं जैसे पुअर लिसनिंग हो गई, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रॉन्ग परसेप्शन हो गया, ये क्या करता है, पर्सनल बैरियर को
बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है। अब बात करते हैं टेक्निकल बैरियर्स की, जैसे फॉल्टी इक्विपमेंट हो गया, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई, कंप्यूटर एरर्स है, माइक्रोफोन इशू है, तो ये क्या है, टेक्निकल बैरियर का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं यहाँ पे रेमेडीज टू ओवरकम बैरियर, वो कौन कौन सी रेमेडीज है जिनसे बैरियर को खत्म किया जा सकता है। इसमें पहला है इंश्योर क्लैरिटी, हमेशा सिंपल और जो क्लियर लैंग्वेज है उसका यूज़ किया जाए और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ बोलने से ही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो रिसीवर को ध्यान से सब कुछ सुनना चाहिए। फिर आता है यूज़ अप्रोप्रिएट चैनल, यानी हर मैसेज के लिए एक क्या करना चाहिए, सही चैनल को चूज़ करना चाहिए। इनकरेज फीडबैक की बात करें तो ये फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फर्मेशन हो जाता है कि सामने वाले को मैसेज जो है किस तरीके से समझ आया है। फिर बात करते हैं बिल्ड ट्रस्ट की, तो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो कम्युनिकेशन है वो ओपन और इफेक्टिव हो पाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो एम्प्लॉय को कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग देनी चाहिए, इससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और टीम वर्क जो टीम वर्क है वो इंप्रूव होता है। सो आई होप कि आपको ये यूनिट भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट को, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, जिसमें टॉपिक 7 है, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम ही है। इसमें इसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मोटिवेशन थ्योरीज, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम समझते हैं सबसे पहले मोटिवेशन प्रोसेस होती क्या है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो एम्प्लॉयज़ को बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। सिंपल लैंग्वेज में मोटिवेशन का मतलब है एम्प्लॉय के अंदर काम करने की जो इच्छा और जो एनर्जी है उसको पैदा करना। अब इस प्रोसेस का हर स्टेप को बहुत ही ईजिली समझेंगे स्टेप वाइज। इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पे नीड। प्रोसेस की शुरुआत जो है नीड से स्टार्ट होती है। नीड का मतलब है किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की कमी महसूस होना। जैसे एम्प्लॉय को प्रमोशन चाहिए, सैलरी बढ़वानी है, तो ये क्या है, उसकी नीड है। देन दूसरा यहाँ पे ड्राइव, जब नीड पैदा होती है तो एम्प्लॉय के अंदर उसे पूरा करने की क्या होती है, इच्छा भी साथ साथ पैदा होती है। इसी इंटरनल अर्ज को ड्राइव कहते हैं। जैसे प्रमोशन पाने के लिए एम्प्लॉय और मेहनत करना शुरू कर देगा, तो ये क्या है, ड्राइव है। देन थर्ड यहाँ पे गोल ओरिएंटेड एक्शन। अब एम्प्लॉय अपना गोल अचीव करने के लिए क्या करेगा, एक्शन लेगा, यानी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, टाइम पर उसको कंप्लीट करता है और टारगेट्स अचीव करने की क्या करता है, वो कोशिश करता है। स्टेप 4 यहाँ पे परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की मेहनत का रिजल्ट उसकी परफॉर्मेंस के रूप में देखा जाता है। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, अच्छी होगी। देन स्टेप 5 में यहाँ पे रिवॉर्ड, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देती है। रिवॉर्ड सैलरी इंक्रीज भी हो सकता है, या फिर बोनस भी हो सकता है, या फिर कोई अप्रिसिएशन भी हो सकता है। ठीक है, अब 6th है यहाँ पे सेटिस्फैक्शन। जब एम्प्लॉय को रिवॉर्ड मिलता है तो उसकी नीड जो है यहाँ पे पूरी हो जाती है और उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। देन स्टेप 7 यहाँ पे फीडबैक, लास्ट स्टेप में होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को बताती है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही। ये फीडबैक एम्प्लॉय को फ्यूचर में और बेटर काम करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। अब यहाँ से हम समझते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मोटिवेशन के। पहला है नीड। नीड मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत, जैसे आपको पता है, तो यही मोटिवेशन की क्या करती है, शुरुआत करती है। देन ड्राइव, जैसा कि हम सब अभी पढ़ चुके हैं, नीड से जो इंटरनल एनर्जी पैदा होती है उसे क्या कहते हैं, ड्राइव। एंड गोल, गोल क्या होता है, वो टारगेट होता है जिससे इन्हें क्या होता है, एम्प्लॉय अचीव करना चाहता है। जैसे कोई प्रमोशन हो गया, बोनस हो गया, या फिर बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड हो गया। इंसेंटिव की बात करें, इंसेंटिव का मतलब होता है कि रिवॉर्ड जो कि एम्प्लॉय को अच्छा काम करने के लिए उसके बदले में मिलता है। देन एफर्ट्स का मतलब होता है एम्प्लॉय की फिजिकल और मेंटल मेहनत जो उस काम में लगाई जाती है। देन आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या होता है, एम्प्लॉय ने एक्चुअली में कितना अच्छा काम किया है, ये क्या है, उसकी परफॉर्मेंस है। देन सेटिस्फैक्शन, गोल अचीव होने के बाद जो खुशी मिलती है उसे सेटिस्फैक्शन ही कहते हैं। ठीक है, फीडबैक में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे रिस्पांस दिया जाता है कि कैसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रही है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की तरफ। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज ज़्यादा क्या कर पाते हैं, एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। हायर जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी जब एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं तो वो अपने काम से ज़्यादा क्या रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं। इंप्रूव्ड एम्प्लॉय मॉरल, यानी मोटिवेशन क्या करती है, एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाती है उसके अंदर। रिड्यूस एब्सेंटेइज्म, यानी मोटिवेटेड एम्प्लॉय अननेसेसरी लीव्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और ऑफिस को रेगुलरली जाते हैं। देन फिर है बेटर टीम वर्क। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे टीम वर्क जो है और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। एम्प्लॉयज खुश होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कम जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, यानी मोटिवेटेड एम्प्लॉय बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होती है, ग्रो करती है। अब समझते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब इसमें समझेंगे कि मोटिवेशन की फेमस थ्योरीज कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लोज के अकॉर्डिंग हर इंसान की नीड एक सीक्वेंस में होती है। सबसे पहले लोअर नीड पूरी होती है, उसके बाद हायर नीड्स, और अब इन 5 लेवल में हम समझेंगे कि ये नीड होती कैसे है। सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल नीड। ये बेसिक नीड स्टार्ट होती है जैसे फूड, वाटर, शेल्टर और सैलरी के साथ। सैलरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि सैलरी क्या है, वो भी क्या करती है, एक बेसिक नीड को पूरा करवाती है। फिर आते हैं यहाँ पे सेफ्टी नीड्स, यानी एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट चाहिए और प्रोटेक्शन भी साथ साथ चाहिए। देन फिर आता है सोशल नीड्स। तो हर एम्प्लॉय है वो यही चाहता है कि जो उसके कलीग्स हैं उसके साथ क्या करे, अच्छे रिलेशनशिप पे रहे, टीम वर्क हो और बिलोंगिंगनेस फील हो उसको वहाँ पे। फिर आता है एस्टीम नीड्स, यानी इस लेवल पर एम्प्लॉय जो है वो रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन चाहता है, स्टेटस चाहता है, अप्रिशिएट होना चाहता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी यहाँ जो होता है सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें एम्प्लॉय अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करना चाहता है, पर्सनल ग्रोथ, अचीवमेंट पर उसका क्या होता है, ज़्यादा फोकस होता है। अब कहते हैं हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी की।
तो इस हर्ज़बर्ग ने मोटिवेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हाइजीन फैक्टर, ये डिससैटिस्फैक्शन को कम करता है लेकिन इससे कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन वो क्रिएट नहीं हो पाती। फिर दूसरा आता है यहाँ पे मोटिवेटर्स, इसमें अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ और प्रमोशन आते हैं। ये सब चीज़ें ये एम्प्लॉय को एक्चुअल में मोटिवेट करता है और जॉब सेटिस्फैक्शन है वो भी बढ़ता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स वो रिवॉर्ड्स होते हैं जो एम्प्लॉय को मनी के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे बेसिक सैलरी हर मंथ उसको मिलती है, वो एक फिक्स्ड पेमेंट है। फिर है इंसेंटिव, जो अच्छी परफॉर्मेंस पे एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है। फिर आता है बोनस, जो टारगेट अचीव करने पे एडिशनल रिवॉर्ड मिलता है। देन कमीशन, यानी सेल्स आउटपुट के बेसिस पर पेमेंट मिलती है। यहाँ पे जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव को हर साल जो है सेल पर कितनी कमीशन मिल रही है, ये उसको प्रॉफिट शेयरिंग की, तो कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉय को भी दिया जाता है। फिर आता है डीएनएस अलाउंस, यानी इन्फ्लेशन या फिर महंगाई को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एडिशनल अलाउंस दी जाती है। फिर आते हैं यहाँ पे 6 नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, यानी अब ये मनी की फॉर्म में नहीं दिए जाते हैं, ये एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल नीड को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कॉग्निशन, अच्छे काम के लिए एम्प्लॉय को अप्रिशिएट किया जाता है, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड दे दिया उसको, इस तरीके से। प्राइज एंड अप्रिशिएट, यानी यहाँ पे मैनेजर को बोलते हैं एक्सेलेंट वर्क या फिर एक पावरफुल, यहाँ पे भी रिवॉर्ड दिया जाता है। फिर है जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय को यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेबल जॉब मिल जाती है जिससे उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। देन करियर ग्रोथ, प्रमोशन और ग्रोथ की यहाँ पे क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। देन फिर आता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने क्या होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। देन फिर आता है वर्क इन्वायरमेंट, पॉजिटिव और कंफर्टेबल वर्क प्लेस भी एक क्या है, रिवॉर्ड की तरह काम करता है। देन अब बात करते हैं यहाँ पे 7th मैथड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मोटिवेशन। ठीक है, इस मैथड्स को समझते हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले आता है क्लियर गोल्स, यानी एम्प्लॉय को क्लियर और अचीवेबल गोल्स देने चाहिए। देन फिर आता है यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी मैनेजर एम्प्लॉय के बीच में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर आता है पार्टिसिपेशन, यानी एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसे क्या लगेगा कि हाँ उसकी भी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी रेगुलर ट्रेनिंग एम्प्लॉय के स्किल्स को क्या करता है, इंप्रूव करता है, उसके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देता है। देन आता है यहाँ पे फेयर रिवॉर्ड सिस्टम, यानी रिवॉर्ड हमेशा फेयर और टाइमली होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय को लगे कि उसकी मेहनत जो है वो वैल्यूएबल है। फिर बात करते हैं पॉजिटिव वर्क कल्चर, यानी ऑफिस का एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सपोर्टिव होना चाहिए, तभी एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड रह पाएंगे। तो मैं अपनी 8 यूनिट की परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ट्रेडिशनल और यहाँ पे मॉडर्न मेथड्स, इन सबको देखेंगे। एंड 360 अप्रेजल एंड MBO को भी हम क्या देखेंगे, यहीं पर इसको समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता क्या है। तो देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉय जो है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी पोटेंशियल को एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, जिसका पर्पस फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मेजर करना और देखना कि उसने अपना काम कितनी एफिशिएंसी से किया है। यानी ये सिर्फ गलती निकालने के लिए नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉय को इंप्रूव करने के लिए भी किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। इवैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। जैसे अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव का टारगेट 100 प्रोडक्ट्स को बेचना है और उसने 110 प्रोडक्ट्स को बेचा है, तो उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या मानी जाएगी, एक्सीलेंट मानी जाएगी। फिर आता है टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलता है कि एम्प्लॉय किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है और किस चीज़ को, कौन से एरिया में वो वहाँ पे उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। थर्ड यहाँ पे टू प्रोवाइड फीडबैक, मैनेजर एम्प्लॉय को बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही और फ्यूचर में वो क्या क्या इंप्रूव उसको करना चाहिए। इस प्रोसेस को फीडबैक कहा जाता है यहाँ पे। देन फोर्थ यहाँ पे टू डिटरमाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, यानी अगर किसी एम्प्लॉय की स्किल्स वीक हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए क्या करती है, ट्रेनिंग को अरेंज करती है। फिफ्थ यहाँ पे टू हेल्प इन प्रमोशन, ट्रांसफर्स एंड इंक्रीमेंट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर परफॉर्मेंस ट्रांसफर और प्रमोशन, ट्रांसफर और सैलरी इंक्रीमेंट्स जैसे जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। दैन सिक्स्थ यहाँ पे टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी जब एम्प्लॉई जो है अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसके गोल्स को आसानी से, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाती है। सो आई होप कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस की तरफ। तो पहला है यहाँ पे इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, यानी रेगुलर इवोल्यूशन से एम्प्लॉय को पता चलता है कि और कितना बेटर करना है उसे अपने काम में। देन अप्रेजल से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जो नीड है वो आइडेंटिफाई होती है। बेटर डिसीजन, यानी प्रमोशन होता है यहाँ पे, ट्रांसफर होता है, सैलरी इंक्रीमेंट होती है यहाँ पे, और रिवॉर्ड्स जैसे जो डिसीजंस होते हैं वो लेना यहाँ पे आसान हो जाता है। गोल अचीवमेंट्स की, तो एम्प्लॉय के इंडिविजुअल गोल्स जो है क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन यानी जुड़ जाते हैं। यहाँ पे है जॉब सेटिस्फैक्शन, जब एम्प्लॉय की मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उसकी जॉब को सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन दोनों मिलती है, यानी उसकी जब उसकी जो मेहनत है उसकी जब एक पहचान मिलती है, उसको वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता है, तो क्या होता है, जो उसको सेटिस्फैक्शन और जो मोटिवेशन है दोनों चीज़ें वहाँ पे बढ़ जाती हैं। फिर है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर यहाँ पे यूज़ कर पाती है। बेटर कम्युनिकेशन, यानी एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पे इंप्रूव होती है। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, यानी बेटर परफॉर्मेंस का डायरेक्ट इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर पड़ता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स की। क्या होते हैं, पुराने मेथड्स होते हैं जो मेनली कंपैरिजन और जजमेंट पर बेस्ड होते हैं, जिसमें पहला है रैंकिंग मेथड्स। इस मेथड में एम्प्लॉय को बेस्ट से वर्स्ट तक की रैंक दी जाती है। जैसे 5 एम्प्लॉय हैं तो उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ करके ऐसे रैंक दी जाती है। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, हर एम्प्लॉय का कंपैरिजन दूसरे जो एम्प्लॉय है उनके साथ किया जाता है और कहा जाता है कि कौन ज़्यादा, इसमें पता चलता है कि कौन ज़्यादा बेटर है। फिर चेकलिस्ट मेथड, इसमें मैनेजर एक चेकलिस्ट को फिल करता है जिसमें एम्प्लॉय की डिफरेंट क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है। देन फिर आता है रेटिंग स्केल में, इसमें जो एम्प्लॉय है उसके डिफरेंट
पंक्चुअलिटी, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको रेटिंग दी जाती है। जैसे एक्सीलेंट हो गया, गुड है, एवरेज है या पुअर है। फिर आता है चॉइस मेथड, मैनेजर को पहले से दिया गया स्टेटमेंट में, यानी जो मैनेजर है उसको पहले से दिए गए स्टेटमेंट्स में से बेस्ट ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना पड़ता है। फिर फील्ड रिव्यू मेथड, इस मेथड में परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन डिस्कस और फील्ड एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। सो आई होप कि ये मेथड्स आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं मॉडर्न मेथड्स की तरफ, जिसमें क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, इस मेथड में एम्प्लॉय के पॉजिटिव और नेगेटिव इंसिडेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर एम्प्लॉय ने किसी डिफिकल्ट कस्टमर की प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया तो उस इंसिडेंट को नोट किया जाएगा। फिर आता है असेसमेंट सेंटर मेथड, यानी एम्प्लॉयज़ को अलग अलग टेस्ट दिए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, रोल प्ले होते हैं यहाँ पे, एंड एक्सरसाइज के थ्रू इवेल्युएट किया जाता है। फिर आते हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड, यानी एम्प्लॉय के बारे में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट की जाती हैं। बिहेवियरली एनकोड रेटिंग स्केल, यानी BARS बार्स, इस मेथड में एम्प्लॉयज़ को उसके एक्चुअल बिहेवियर के बेसिस पर रेट किया जाता है। दैन फिर पोटेंशियल अप्राइजल मेथड, यानी इसमें प्रेजेंट जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की सिर्फ उसको नहीं देखा जाता, बल्कि उसकी जो फ्यूचर पोटेंशियल है उसको भी इवेल्युएट किया जाता है। सो यहाँ पे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें क्या होता है, इस मेथड में फीडबैक जो है वो सिर्फ मैनेजर से नहीं लिया जाता, बल्कि हर डायरेक्शन से फीडबैक को कलेक्ट किया जाता है। जैसे मैनेजर हो गया, पीयर्स या कॉलीग्स हो गए, सबऑर्डिनेट्स, कस्टमर्स या खुद एम्प्लॉय जो यानी सेल्फ अप्राइजल होता है उससे भी। इसलिए इसे 360 डिग्री अप्राइजल कहा जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये कंप्लीट और फेयर असेसमेंट प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का यहाँ से पता चलता है, एंड कम्युनिकेशन टीम वर्क जो यहाँ से इंप्रूव होती है, बेटर होती है, लीडरशिप स्किल्स इसमें डेवलप होती हैं, एंड जो एम्प्लॉय है उनको सेटिस्फैक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। अब समझते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी तो MBO एक गोल सेटिंग अप्रोच है। इसमें मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर पहले से क्लियर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं और बाद में उन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो अब समझते हैं इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो पहला होता है सेट ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले क्लियर और स्पेसिफिक गोल को सेट किया जाता है। एक क्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन का, बोला कि इस क्वार्टर में जो सेल्स है उनको 15% से बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे। देन स्टेप 2 आता है यहाँ पे डेवलप एक्शन प्लान। अब गोल्स अचीव करने के लिए प्लान को बनाया जाता है। फिर स्टेप 3 होता है इंप्लीमेंट प्लान, यानी एम्प्लॉयज उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं। एंड स्टेप 4 आते हैं यहाँ पे रिव्यू परफॉर्मेंस, यानी बाकी चेक किया जाता है कि गोल्स को जिन गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोसेस की गई है वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। देन 5th आता है यहाँ पे फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, यानी फाइनली एम्प्लॉयज़ का फीडबैक यहाँ पे दिया जाता है और फ्यूचर के लिए नए ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। ये उससे जो गोल्स है वो क्लियर हो जाते हैं, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है, एम्प्लॉय की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है वो डेवलप होती है एम्प्लॉयज़ के अंदर, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो बेटर होने लगती है इससे। ओके, सो ये था 9th टॉपिक है हमारा, एम्प्लॉय ग्रीवेंस एंड डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें इसकी मीनिंग, कॉजेस, ग्रीवेंस हैंडलिंग, प्रोसीजर एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस, इन सबको हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि ये जो टॉपिक है ना HRM का, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे डायरेक्टली थ्योरीज वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एम्प्लॉय ग्रीवेंस है क्या। जब एम्प्लॉय को अपनी जॉब, ऑफिस के इन्वायरमेंट, मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी किसी भी बात का डिससेटिस्फैक्शन और कंप्लेंट होती है तो उसे क्या कहा जाता है, एम्प्लॉय ग्रीवेंस कहा जाता है। यानी एम्प्लॉय को लगता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, वो हर महीने ओवर टाइम करवा रहे हैं उससे, लेकिन उसका ओवर टाइम जो है उसको पे नहीं किया जा रहा। अब एम्प्लॉय को लगने लगेगा कि हाँ भाई उसके साथ जो है अनफेयर बिहेवियर हो रहा है। तो ये सिचुएशन कैसी होगी, एम्प्लॉय ग्रीवेंस की। ग्रीवेंस तब पैदा होता है जब एम्प्लॉय को महसूस होता है कि ग्रीवेंस तब पैदा होता है जब एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उसके साथ जो है इंसाफ नहीं हो रहा, उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। अगर एम्प्लॉय को अनफेयर ट्रीटमेंट फील होता है तो वो ग्रीवेंस डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर एम्प्लॉय को पोजीशन किसी और एम्प्लॉय को मिल गई और डिजर्विंग एम्प्लॉय को नहीं मिली, तो उस एम्प्लॉय को लगेगा कि उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। और ये क्या है, ग्रीवेंस का क्या है, एक एग्जाम्पल है। अब अपने थर्ड पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे ग्रीवेंस इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। सो एक्सपेक्टेशन का मतलब है एम्प्लॉय क्या सोच रहा था, रियलिटी मतलब असल में क्या हुआ। जब दोनों का डिफरेंस आ जाता है तब क्या होता है, यहाँ पे ग्रीवेंस पैदा होता है। जैसे एम्प्लॉय जो है एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी सैलरी है वो इंक्रीज होगी, लेकिन कंपनी ने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन और रियलिटी अलग अलग हो गई और इसी वजह से जो ग्रीवेंस है वो पैदा हो गया। सो थर्ड पॉइंट का मतलब यहाँ पे अगर ग्रीवेंस को टाइम पर सॉल्व नहीं किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगती हैं और एम्प्लॉय की जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है। उनका काम करने में फिर मन नहीं लगेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, इससे कंपनी में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। छोटी सी कंप्लेंट को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो बाद में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉजेज़ की, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। इनएडिक्वेट सैलरी एंड बेनिफिट्स, यानी जब एम्प्लॉय अपनी सैलरी अलाउंस या इंसेंटिव से खुश नहीं होता तब क्या होता है, यहाँ ग्रीवेंस यहाँ पे पैदा होता है। जैसे अगर दो एम्प्लॉय सेम काम कर रहे हैं लेकिन एक को जो है यहाँ पे ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, दूसरे को कम सैलरी मिल रही है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जिसको कम सैलरी मिल रही है उससे यहाँ पे कंप्लेंट्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर ग्रीवेंस स्टार्ट होने लगेगा नेचुरली। फिर यहाँ पे आता है अनफेयर पॉलिसीज़ एंड रूल्स, यानी कभी कभी कंपनी जो होती है वो ऐसे रूल्स बना देती है जो इक्वल नहीं होते, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन होने लगती है। तब एम्प्लॉय को लगता है कि पॉलिसी जो है वो अनफेयर है और यहाँ पे ग्रीवेंस जो है वो डेवलप होने लगता है। जैसे अगर लीव पॉलिसी है तो सिर्फ कुछ
कुछ एम्प्लॉय के लिए फ्लेक्सिबल हो, बाकी के लिए क्या हो स्ट्रिक्ट होती है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्रीवेंस यहाँ पे पैदा हो सकता है। अब थर्ड यहाँ पे पुअर वर्किंग कंडीशन। पुअर वर्किंग कंडीशन का मतलब है ऑफिस का एनवायरनमेंट अगर ठीक ना हो तो सेफ्टी की कमी हो सकती है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रॉपर ना हो तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पे एम्प्लॉय जो होता है अनकंफर्टेबल फील करता है और इससे कंप्लेंट्स डेवलप होने लगती हैं। जैसे अगर मान लो ऑफिस में एसी ना हो, चेयर खराब हो या सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल ना हो, तो एम्प्लॉय को जो ग्रीवेंस है वो यहाँ पे क्या होने लगती है, राइज होने लगती है। देन फिर आता है यहाँ पे पुअर सुपरविजन, यानी मैनेजर या सुपरवाइजर का जो बिहेवियर वो ठीक ना हो, जैसे रूड बिहेवियर हो, सपोर्ट नहीं कर रहे वो, या एम्प्लॉयज़ की बात नहीं सुनते सही तरीके से, तो ऐसे ही सुपरवाइजर की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ में जो ग्रीवेंस है वो क्या होता है, पैदा होता है। जैसे मान लो अगर मैनेजर है वो हर बात पे एम्प्लॉय को डांटता है, चाहे गलती हो या ना हो, तो एम्प्लॉय जो है वो मेंटली इससे डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके अंदर क्या होगा, ग्रीवेंस का जो होगी ग्रीवेंस उसके अंदर डेवलप होने लगेगी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है वर्कलोड एंड जॉब स्ट्रेस, यानी इसका मतलब है कि जब एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा काम डाला जाता है और हर काम के लिए उनको जल्दी कंप्लीट करने का उन पर प्रेशर डाला जाता है, डेडलाइंस उनके लिए बहुत टाइट हो जाती हैं, तो एम्प्लॉय जो मेंटली और फिजिकली क्या होने लगती है, उनको स्ट्रेस फील होने लगता है। यानी अगर एम्प्लॉय को 8 घंटे के काम को 4 घंटे में करने के लिए बोला जाए तो उससे क्या होगा, उस पर बोझ बढ़ेगा, अननेसेसरी प्रेशर बढ़ेगा। जैसे मान लो एक रिटेल स्टोर में सिर्फ 2 एम्प्लॉय हैं लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे, तो दोनों एम्प्लॉय जो है वो बिलिंग में भी, उन्हें बिलिंग भी करनी है, उन्हें शेल्फ्स को भी अरेंज करना है, उन्हें कस्टमर कंप्लेंट्स भी हैंडल करनी पड़ेंगी और धीरे धीरे जो है उनमें जो स्ट्रेस है वो बढ़ने लगेगा और यहाँ से क्या होगा, जो ग्रीवेंस है वो राइज होने लगेगा। इसलिए एचआर को क्या करना चाहिए, ओवरलोड जो वर्क है उसको इक्वल, इसलिए एचआर को वर्कलोड को इक्वली क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब यहाँ से समझते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन को। तो इसका मतलब है जब कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो है एम्प्लॉय तक सही टाइम पर नहीं, सही तरीके से नहीं पहुँचती है, तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होती है। जैसे मान लो कंपनी ऑफिस टाइमिंग को चेंज कर दे लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ को उसकी इन्फॉर्मेशन ही ना मिले और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेट पहुँचे ऑफिस में, तो उससे क्या होगा, फिर उनको डांटेंगे, उन्हें वार्निंग देंगे कल से ऐसे मत आना ये वो, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय सोचेंगे कि गलती तो उनकी थी भी नहीं, फिर भी उन्हें पनिश किया जा रहा है, उनको डांटा जा रहा है, तो ये भी क्या करता है, ग्रीवेंस को क्या करता है, बढ़ाता है, उसका भी एक रीज़न बनता है। सवाल आता है कि अगर एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उन कंप्लेंट्स को कैसे सॉल्व करती है, इसी को कहते हैं ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर। इसलिए एक प्रॉपर प्रोसीजर उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके कुछ 6 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला है सबमिशन, यानी जब एम्प्लॉय सबसे पहले जो है अपनी कंप्लेंट्स ऑफिशियली लिखकर ऑर्गेनाइजेशन को देता है। रिटर्न कंप्लेंट देने का फ़ायदा ये होता है कि बाद में उसको प्रॉपर रिकॉर्ड में अवेलेबल किया जा सकता है। जैसे एम्प्लॉय एक एप्लीकेशन लिखता है कि उसकी सैलरी में मिस्टेक हुई है या उसके मैनेजर का बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं है, तो ये क्या है, ग्रीवेंस सबमिशन का एक फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप होता है एक्नॉलेजमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट द ग्रीव्स, यानी इसका मतलब है कि जो कंपनी है वो एम्प्लॉय को बताती है कि उसकी कंप्लेंट रिसीव हो चुकी है, उस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट्स को इग्नोर नहीं करती। यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉय है उसका कॉन्फिडेंस उसको और मिलता है, अपनी बात की, उसकी बात को यहाँ पे सुना जा रहा है। देन थर्ड स्टेप होता है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, यानी जो एचआर है या जो मैनेजमेंट है वो कंप्लेंट की सच्चाई को चेक करता है कि वो सच बोलता है या नहीं बोल रहा, सभी फैक्ट्स कलेक्ट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइजर जो है दोनों की बात को सुना जाता है और बिना किसी के बायसनेस की इन्वेस्टिगेशन को किया जाता है। जैसे अगर कंप्लेंट मैनेजर के रूड बिहेवियर को है तो एचआर जो है वो दूसरे एम्प्लॉय से भी बात करेगा और पूरी सिचुएशन को सही तरीके से समझेगा। अब स्टेप 4 है यहाँ पे डिसीजन, यानी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद मैनेजमेंट एक फेयर डिसीजन लेता है। अगर एम्प्लॉय की कंप्लेंट सही है तो उसका सोल्यूशन उसको दिया जाएगा और अगर कंप्लेंट गलत प्रूव होती है तो उसके लिए भी उसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें यहाँ पे इम्प्लीमेंशन, यानी सिर्फ यहाँ पे डिसीजन लेना काफ़ी नहीं होता, उस डिसीजन को डिसाइड करके प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना पड़ता है। अगर मैनेजर को वार्निंग देने का डिसीजन हुआ है तो वार्निंग जो है उसको ऑफिशियली इशू भी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप 6 यहाँ पे फॉलोअप, यानी ये लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉलोअप। तो एचआर बाद में क्या करता है, चेक करता है कि सोल्यूशन जो दिया गया है क्या उससे एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई है भी या नहीं। अगर प्रॉब्लम फिर भी कंटिन्यू रहती है तो दोबारा कोई और एक्शन लिया जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से ग्रीवेंस की जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाती है। सो अगला टॉपिक है हमारा डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसी को ऑनेस्टली फॉलो करना, यानी हर एम्प्लॉय अपनी ड्यूटीज टाइम पर करे, कंपनी के रूल्स को माने, प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करके रखे। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने में एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। मान लो कंपनी का जो ऑफिस टाइमिंग सुबह 9 बजे की, अगर एम्प्लॉयज़ रोज टाइम पर ऑफिस आते हैं तो काम में ऑनेस्टी होगी और काम जो है जो कंपनी है वो उसके रूल्स को भी फॉलो किया जाएगा। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, तो जब कोई एम्प्लॉय कंपनी के रूल्स को तोड़ता है तब मैनेजमेंट उसे क्या करता है, उसके अगेंस्ट एक ऑफिशियली एक्शन को लेता है, उसे डिसिप्लिनरी एक्शन कहा जाता है। ध्यान रहे डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उसका पर्पस जो है बदला लेना नहीं होता एम्प्लॉय से, उसका पर्पस होता है कि एम्प्लॉयज जो है वो अपने आप को सुधारे और डिसिप्लिन में खुद को मेंटेन करके रखें। पहला होता है वर्बल वार्निंग, यानी सबसे पहले एम्प्लॉय को वर्बली समझाया जाता है, उसे बोला जाता है कि फ्यूचर में अगर वो ये गलती दोबारा रिपीट करेगा तो उसकी जॉब जा सकती है, फिर कुछ और उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ये दो यहाँ पे रिटर्न वार्निंग, अगर एम्प्लॉय अपनी गलती रिपीट करता है तो कंपनी रिटर्न वार्निंग उसको क्या करती है, इशू करती है, और ये ऑफिशियली एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में ऐड हो जाती है। फिर आता है सस्पेंशन, यानी मिस्टेक ज़्यादा सीरियस हो तो एम्प्लॉय को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, इसे सस्पेंशन टेम्पररी
भी कहा जाता है। फिर बात आता है डिमोशन, यानी डिमोशन में क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉय को उसकी करंट पोजीशन से लोअर पोजीशन पे भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिमोशन कहते हैं। जैसे मान लो किसी सुपरवाइजर ने रिपीटली रूल्स को ब्रेक किया है, तो उससे क्या होगा, सुपरवाइजर की पोस्ट से उसे हटाकर नॉर्मल एम्प्लॉय की पोस्ट पर उसे भेज दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, डिमोशन होगा। फिर आता है होती है डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, इसमें एम्प्लॉय को परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है। ये तब होता है जब एम्प्लॉय जो है वो सीरियस मिस्टेक कर दिया, फ्रॉड कर दिया, चोरी कर दिया, वायलेंस कर दिया किसी तरीके का, तो कंपनी की कंडीशनल डेटा को या फिर लीक कर दिया इस तरीके से। अब इसका यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस को आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, अच्छे से पढ़ें। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 10 HRIS एंड एम्प्लॉय रिटेंशन। ठीक है, इसमें हम सभी इन टॉपिक्स को समझेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, ठीक है, मीनिंग, रिटेंशन स्ट्रैटेजीज, सबको समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से, जिसको HRIS भी कहा जाता है। HRIS एक कंप्यूटर बेस्ड क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पर स्टोर करके, मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके रखता है। जैसे किसी कंपनी में मान लो 500 या फिर 5000 एम्प्लॉय हैं, अगर उन सबकी सैलरी, अटेंडेंस, ज्वाइनिंग डेट, प्रमोशन, लीव, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस और पर्सनल डिटेल्स अलग अलग फाइल में रखी जाए तो उससे मैनेज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है HRIS। ठीक है, ये डिजिटल डेटाबेस की तरह काम करता है। फिर क्या करता है, स्टोर करके रखता है और उस डेटा को मैनेज भी करता है। जब कंपनी को रिपोर्ट कोई एनालाइज करनी होती है तो क्या करती है, तब उस डेटा से एनालाइज उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे HR डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉयज़ का एक्यूरेट और अपडेट रिकॉर्ड रहता है। इससे जॉब प्रमोशन देना हो और यहाँ पे सैलरी इंक्रीज करनी हो या किसी इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना हो तो HR क्या कर सकता है, इजीली यहाँ पे डिसीजन ले सकता है। जो HRIS है वो सिर्फ इंप्लॉय की डिटेल को स्टोर नहीं करता, बल्कि वो HR के बहुत सारे काम में भी मदद करता है, उसको ईजी बना देता है। जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, पेरोल यानी जो सैलरी प्रोसेस होती है वो हो गया, ट्रेनिंग मैनेज करना हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना हो गया, प्रमोशन रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और बहुत सारे HR एक्टिविटीज़ को ये क्या करता है, ऑटोमेट करता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला है यहाँ जो HR के डेली रिपीटेड काम होते हैं उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाता है। जैसे अटेंडेंस रिकॉर्ड करना हो गया, सैलरी कैलकुलेट करना हो गया, लीव अप्रूव करना हो गया, एम्प्लॉय रिपोर्ट बनाना हो गया। ऑटोमेशन से ही टाइम को क्या करता है, इससे टाइम भी बचता है और कोई मिस्टेक भी नहीं होती है। डेटा को बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रखा जाता है, एम्प्लॉय के डेटा को। मैनुअल वर्क में टाइपिंग मिस्टेक की कैलकुलेशन एरर भी इसमें हो सकती है। प्रूव करता है एक्यूरेसी और रिड्यूस करता है एरर्स को इन HR डेटा में। ठीक है, कैसे कि कोई भी अगर एरर आ रही है HRIS से क्या करता है, काफ़ी हद तक उसको रिड्यूस करता है। कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन एरर हो गई, ये क्या करता है, टाइम को सेव करता है और इंक्रीज करता है एफिशिएंसी HR ऑपरेशन में। यानी जो काम 2-3 दिन में होता था, अब वो काम क्या होगा, कुछ मिनट्स में, कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। इससे HR डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। प्रूव करता है कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय सर्विस को। तो HRIS की क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स है उनकी बात करते हैं। पहला ही इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, यानी क्या करता है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, काम इससे जल्दी हो जाता है और प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ जाती है। देन बेटर डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होता है, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है, क्योंकि HRIS क्या करता है, ये एक्यूरेट रिपोर्ट को प्रोवाइड करता है, जिससे मैनेजमेंट जो है वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं और एरर फ्री रहते हैं। देन फिर आता है यहाँ पे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ है वो खुद लॉगिन करके अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, सैलरी सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं, लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स को भी अपडेट कर सकते हैं, और छोटी बात के लिए वो HR के पास उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर यहाँ पे कॉस्ट सेविंग, यानी पेपर वर्क कम हो जाता है, प्रिंटिंग का भी खर्चा कम हो जाता है, मैनुअल वर्क जो है वो भी कम हो जाता है, और कंपनी को ओवरऑल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है यहाँ पे उसकी रिड्यूस हो जाती है। फिर आता है बेटर रिपोर्टिंग। तो इसमें क्या होता है, HRIS क्या करता है, डिटेल रिपोर्ट और एनालिटिक्स को क्या करता है, जनरेट करता है, जिससे कंपनी के जो फ्यूचर प्लानिंग है वो ईजिली वो कर सकते हैं। फिर आता है कंप्लेंट्स मैनेजमेंट, यानी कंपनी गवर्नमेंट के लेवल लॉ और जो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स हैं उनको इजीली फॉलो कर पाती है, इससे लीगल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। फिर है इन्हेंसमेंट कम्युनिकेशन, यानी HR और एम्प्लॉयज़ के बीच कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अब समझते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय रिटेंशन के बारे में। तो एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब होता है कंपनी जब एक लॉन्ग टाइम के लिए अपने एम्प्लॉय के साथ काम करती है तो काम करने के लिए क्या करती है, उन्हें मोटिवेट करती है, यानी एम्प्लॉय कंपनी को क्या करे, जिससे जो एम्प्लॉय है कंपनी को जल्दी से ना छोड़ें। ठीक है, जैसे अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में 8 या 10 साल से काम करता है तो इसका मतलब कंपनी की जो एम्प्लॉय है उसकी जो रिटेंशन है वो अच्छी है। अब अगला, कंपनी जो अच्छा वर्क इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करती है, रिस्पेक्ट देती है, सपोर्ट करती है, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिससे जो है एम्प्लॉय खुश हो जाता है। दैन यहाँ पे जो है वो कंपनी को नहीं छोड़ता, तो यहाँ पे नए एम्प्लॉय की हायर करने की भी ज़रूरत कम पड़ती है, जिससे रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है वो बच जाती है और ट्रेनिंग कॉस्ट भी यहाँ पे कम हो जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या करता है, एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए क्या होते हैं, लॉयल रहते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और कंपनी को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलती है इससे। एम्प्लॉय टर्नओवर की बात करें तो इसमें जब एम्प्लॉय कंपनी छोड़ते हैं और उनकी जगह नए एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उसे एम्प्लॉय टर्नओवर कहा जाता है। ये देखो 2 तरीके का होता है, या तो वॉलंटरीली छोड़े इसको या फिर इनवॉलंटरीली छोड़े। यानी वॉलंटरी का मतलब है कि एम्प्लॉय खुद से रिजाइन करे और इनवॉलंटरी का मतलब है कि कंपनी उन्हें खुद रिमूव कर दे। ठीक है, दोनों सिचुएशन में एम्प्लॉय के टर्नओवर का ये एग्जांपल है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं, जितने ज़्यादा एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ेंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पे हायरिंग करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग उन्हें देनी पड़ेगी और कंपनी का इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, जब एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय अपनी कंपनी छोड़ देते हैं तो काम वहाँ पे स्लो हो जाता है और बाकी एम्प्लॉयज़ जो है वो डिमोटिवेट भी हो सकते हैं और प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे कम हो सकती है। लेकिन जो एम्प्लॉय है वो छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, पुअर सैलरी मिलती है, उन्हें जॉब डिससेटिस्फैक्शन होता है, उन्हें वर्क स्ट्रेस मिलता है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, पुअर मैनेजमेंट होती है, फिर अनहेल्थी वर्क एनवायरनमेंट होता है। तो ये सब एम्प्लॉय को टर्नओवर, ये सब क्या है, एम्प्लॉय टर्नओवर के कॉमन रीजंस होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटेंशन स्ट्रैटेजीज़ की। कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन, यानी कंपनी मार्केट के अकॉर्डिंग अच्छी सैलरी और बेनिफिट्स देती है, इससे जो एम्प्लॉय है वो कंपनी को नहीं छोड़ते। कॉग्निशंस एंड रिवॉर्ड्स, यानी अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है, जैसे अवार्ड्स दिए जाते हैं, बोनस, सर्टिफिकेट, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होते हैं। फिर आता है यहाँ पे करियर ग्रोथ, जिसमें प्रमोशन हो गया, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, लर्निंग, डेवलपमेंट। तो ये सब एम्प्लॉय की कंपनी के साथ साथ क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। देन वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे, यहाँ पे वर्किंग आवर्स दिए जाते हैं, लीव पॉलिसी, मेंटल पीस होता है, ये सब एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन को बढ़ा देता है। देन फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कंपनी एम्प्लॉयज़ को नए स्किल्स सिखाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉय जो है जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनली ग्रो कर पाते हैं। देन फिर यहाँ पे पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, यानी फ्रेंडली कल्चर होता है, रिस्पेक्ट, टीम वर्क, सपोर्टिव मैनेजर्स होते हैं, सेफ वर्क प्लेस रहता है एम्प्लॉय के लिए। तो ये सब एम्प्लॉय की रिटेंशन को भी इंप्रूव कर देते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर के डिफरेंस की बात करते हैं तो एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब है एम्प्लॉयज़ को कंपनी में लंबे टाइम के लिए वहाँ पे बनाए रखना, ठीक है। और जबकि जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसका मतलब होता है एम्प्लॉय जो है वो कंपनी को छोड़कर जाता है या फिर उसे खुद निकाल दिया जाता है। रिटेंशन का जो फोकस होता है एम्प्लॉय के रिटेन करने पर होता है कि वो रुक जाए, और टर्नओवर का जो फोकस होता है वो एम्प्लॉय के लॉस को शो करना होता है। रिटेंशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो ग्रोथ को इंप्रूव करती है, ठीक है, और जो टर्नओवर प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिवली अफेक्ट करती है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। रिटेंशन जो है वो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट को कम कर देता है, और जबकि जो टर्नओवर है वो इस कॉस्ट को बढ़ा देता है। रिटेंशन का रिजल्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी होता है, और जो टर्नओवर का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, और इनस्टेबिलिटी भी हो सकता है। सो ये था आपका कंप्लीट 10 टॉपिक्स थे ऐसे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड। इन टॉपिक्स को आप करके जाएँ, आपके एग्जाम में बहुत मदद होगी। एंड दूसरी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, 1 के हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट करा दें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।